दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। मेरी आंखों देखी हुई है। पहले मुझे भी भूत प्रेतों या फिर ऐसी किसी शक्ति पर यकीन नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद मैं इन सारी बातों पर यकीन करता हूँ। मेरा मानना है कि हम अगर भगवान में यकीन रखते हैं तो शैतान के वजूद को भी मानना पड़ेगा। आपको शायद इस कहानी पर यकीन ना आए, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जब तक खुद इस चीज़ को कोई महसूस नहीं करता, उसे कभी यकीन नहीं होता। मैं एहसास कर चुका हूँ, इसलिए यकीन है। कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन कई पात्र और कहानी के कई अंश बिल्कुल काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से संबंध नहीं है। फ़ोन की घंटी बजते ही मेरी नींद खुली। सबसे पहले घड़ी पर नज़र पड़ी। सुबह के 7 बज रहे थे। मैंने सोचा, इतनी सुबह सुबह किसने फ़ोन किया। बिना फ़ोन की स्क्रीन देखे ही हरा बटन दबा दिया। हेलो, उधर से आवाज़ आई। सुमेर। आवाज़ जानी पहचानी लगी। दूसरी तरफ चाचा जी थे। मैंने कहा, चाचा जी प्रणाम। खुश रहो, दिल्ली आ सकते हो क्या? उनका इतना कहना था कि पूरी नींद कहाँ छूमंतर हो गई पता ही नहीं चला। शरीर की सारी इंद्रियां एकाएक ये संकेत देने लगी कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। फौरन दिमाग में फिल्म चलने लगी कि क्या हो सकता है। कहीं दादी या फिर दादा या कोई और। खैर, दिल की बढ़ती धड़कनों को काबू करने की नाकामयाब कोशिश करते हुए मैंने पूछा, चाचा जी सब ठीक तो है ना? सुमेर, अगर दिल्ली आ सकते हो तो फौरन आ जाओ, बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर चाचा जी ने फ़ोन काट दिया। दिमाग घूम रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फौरन पिताजी को फ़ोन लगाया। काफ़ी देर तक मोबाइल में ट्रेन ट्रेन की घंटी सुनाई देती रही, लेकिन पिताजी ने फ़ोन नहीं उठाया। मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन वहाँ भी कोई फ़ोन नहीं उठा। दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। फिर मैंने अपनी बड़ी बुआ के बेटे को फ़ोन किया। शुक्र था कि उधर से आवाज़ आई। हेलो सुमेर भैया प्रणाम। राजू, घर में सब ठीक है ना? हाँ, वैसे तो सब ठीक है। गुड़िया दादी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, उन्हें लेकर दिल्ली गए हैं। दिल्ली गए हैं? क्या तबीयत ज़्यादा खराब है? नहीं, उनको दौरे पड़ रहे हैं, शायद दिमाग में कुछ हो गया है। मैंने राहत की सांस ली। चलो, बहुत बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिल की धड़कनें इसके बावजूद कम नहीं हुई। गुड़िया की तबीयत खराब है। पहले तो कभी इस तरह की तबीयत खराब नहीं हुई। खैर, किसी तरह बॉस को फ़ोन करके हालात समझाए और दिल्ली जाने वाली अगली ट्रेन पर चढ़ गया। टीटी को कुछ पैसे देकर एक बर्थ पर आसरा मिल गया। आखिर हैदराबाद से दिल्ली की इतनी लंबी दूरी जो तय करनी थी। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे दिल्ली स्टेशन पर उतरा। ऑटो किया, सीधा घर पहुंचा। रास्ते भर दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आते रहे। घर पहुंचा, देखा गुड़िया अकेले कमरे में बैठी है। फौरन बोली, भैया आ गए। प्रणाम किया। मैं और ज़्यादा परेशान। गुड़िया तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन घर में एक अजीब सा माहौल ज़रूर महसूस हुआ। खैर, नाश्ते के बाद चाचा जी से बात की तो सुनकर पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? गुड़िया पर किसी भूत प्रेत का साया है? आपका दिमाग तो ठीक है ना? खुद आप एक डॉक्टर हैं, फिर ऐसी बहकी बहकी और अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। नहीं सुमेर, जब तक गुड़िया को देखा ना था तब तक मेरे शब्द भी यही थे। भाभी और भैया तुम्हें सारी कहानी बता देंगे। क्या? माँ और पिताजी भी यहीं पर हैं? हाँ, वो भी कल ही आए हैं। गुड़िया के एक हाथ से एक लौंग लेकर पास में ही एक तांत्रिक के पास गए हैं। आते ही होंगे। तुम्हारी चाची भी उन्हीं के साथ गई है। चाचा जी, ये 21वीं सदी है और बाहर वाले कमरे में गुड़िया बैठी तो है एकदम फिट। मुझे तो वो बिल्कुल भी बीमार नजर नहीं आ रही। थोड़ी देर इंतजार करो सुमेर, आंखों से देख लोगे तो समझ जाओगे।
चाचा जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कभी इन सब बातों पर यकीन ही नहीं किया। कोरी बकवास के सिवा और कुछ भी नहीं लगता था। लेकिन शायद मैं गलत साबित होने वाला था। मेरे जैसा आदमी भी कुछ ही घंटों बाद ये यकीन करने वाला था कि हाँ, कोई दूसरी शक्ति होती है, कुछ न कुछ तो है। घंटी बजी, दरवाज़ा खोला तो देखा पिताजी, माँ और चाची थी। सबके चेहरों पर एक अजीब तरह का डर साफ नज़र आ रहा था। सबको प्रणाम किया। आशीर्वाद में वो पुरानी वाली बात नहीं लगी। लग रहा था मानो दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा था। चाची के हाथों में एक शीशी थी और उसमें पानी नज़र आ रहा था। चाची ने फिर चाचा जी, पिताजी और मुझे बुलाया। गुड़िया दूसरे कमरे में आ गई थी। जैसे ही कमरे में घुसा, गुड़िया के हाव भाव देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा, गुड़िया क्या हुआ? गुड़िया चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर तक वो मुझे अजीब नज़रों से घूरती रही। फिर चाचा की तरफ देखा, फिर खड़ी हो गई। बोली, दादा, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने मना किया था ना, मुझे वहां पर जाना है, मुझे जाने दो। कानों पर यकीन नहीं हुआ। गुड़िया की आवाज़ किसी मर्द जैसी आवाज़ लग रही थी। 1 घंटे पहले तो उसकी आवाज़ बिल्कुल ठीक थी। एकाएक ये कैसे हुआ? तभी चाचा जी ने कहा, सुमेर, ज़रा इसके हाथों को पकड़ना। भैया, आप भी ज़रा इसे पकड़ लें। मैंने पापा को मना किया। अरे मैंने पकड़ा तो है, आप रहने दीजिए। मुझे अपनी बाजुओं पर यकीन था। सोचा, गुड़िया जैसी दुबली पतली लड़की को तो मैं आसानी से संभाल लूँगा। लेकिन कुछ ही पलों बाद मुझे अपनी ताकत पर शक होने लगा। गुड़िया के शरीर में पता नहीं एकाएक कितनी ताकत आ गई कि वो मेरे वश से बाहर होने लगी। खैर, तभी पापा ने भी गुड़िया को पकड़ लिया। लेकिन हम दोनों ये महसूस कर सकते थे कि इस वक्त गुड़िया की ताकत हमसे कहीं ज़्यादा है। दिमाग एक बार फिर घूम रहा था। जिन बातों पर मुझे यकीन नहीं था, उस पर यकीन करना पड़ रहा था। लेकिन दिमाग के किसी कोने में अभी भी था कि यह कोई दिमागी बीमारी है, न कि भूत प्रेत का साया। खैर, उस तांत्रिक के यहाँ से आए पानी को छिड़कने के बाद गुड़िया एकदम से शांत हो गई। लेकिन चेहरे में अभी भी वही भाव थे। चाचा कमरे में उसके पास रह गए और हम बाहर निकल गए। पापा ने बताया कि एम्स में टाइम मिल गया है, डॉक्टर को दिखाना है। अगले 3 दिनों तक यही होता रहा। कई सारे टेस्ट हुए, लेकिन सबकी रिपोर्ट्स नॉर्मल। न्यूरो के डिपार्टमेंट में भी दिखाया, लेकिन वहाँ भी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया। खैर, तय ये हुआ कि अब वापस गांव चला जाए, वहीं कुछ हो सकता है। तो अगले दिन हम घर जाने वाली ट्रेन पकड़ रहे थे। रास्ते भर सब कुछ ठीक था, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे, गुड़िया एकाएक बेकाबू हो गई। मैंने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके एक जोरदार थप्पड़ ने दिन में तारे दिखा दिए। खैर, किसी तरह चाचा जी ने फिर से वो पानी छिड़क कर उसे शांत किया। समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। पापा, हुआ क्या है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड़िया को लगता है कोई जबरदस्त मानसिक बीमारी हो गई है। नहीं सुमेर, अगर ऐसा होता तो सोचो, पानी छिड़कते ही वो शांत क्यों हो जाती। और तुमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे बेकाबू हो गई थी और उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। हाँ, ये तो है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? बगल के गांव में फ़कीर है, उनको बुलवाया है, देखो क्या होता है। क्या आप सच में यकीन कर रहे हैं कि गुड़िया पर किसी भूत प्रेत का साया है? फिलहाल तो यकीन करना पड़ रहा है, पापा ने कहा। शाम के करीब 5 बजे फ़कीर आया, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, वैसे ही चौंक कर पीछे हट गया। शर्मा जी, आज रहने दीजिए, कल मैं फिर आऊँगा। इतना कहते ही वो तेज़ कदमों से चलते हुए चला गया। किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर फ़कीर ने ऐसा क्यों किया। खैर,
किसी तरह रात कटी। रात पर गुड़िया ने सबको परेशान कर रखा था। सुबह के अभी 6 भी नहीं बजे थे कि बाहर से फकीर की आवाज़ आई, शर्मा जी। पापा फौरन बाहर आए। आइए आइए, बेटी ने बहुत परेशान किया ना रात भर। खैर फिक्र मत कीजिए, अब सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही फकीर ने सीढ़ियों पर कदम रखा, गुड़िया वैसे ही आक्रामक हो गई। अभी तक मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी होता है। खैर फकीर भीतर आए। आते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि आप गुड़िया से ज़रा बचकर ही रहें। बाबा, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने गुड़िया को एक थप्पड़ मारना तो दूर, डांटा तक नहीं होगा। सुमेर, बात वो नहीं है। कई बार हालात जो देखते हैं वो होते नहीं हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो तुम्हारे पूर्व जन्म की कई बातें भी उनसे जुड़ी होती हैं। मैं चुप रहा, लेकिन मुझे फकीर का ये लॉजिक समझ नहीं आया। सुमेर, जो तुम जिस लॉजिक के बारे में सोच रहे हो ना, उसका जवाब थोड़ी देर में तुम्हें मिल जाएगा। फकीर की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। क्या यह फकीर सामने वाले की मन की बात भी जान लेता है? मेरी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा था उस पर शायद किसी को भी यकीन ना आए, लेकिन वो हकीकत थी। फकीर ज़मीन पर बैठ गया। उसने चावल के आटे से कुछ घेरे बनाए। घरों के ऊपर उसने लकड़ी का एक बोर्ड रखा। फिर चाचा से बोला, गुड़िया को लेकर आइए, लेकिन ज़रा संभाल कर। इस वक्त वो पूरे घर से बेहद नाराज़ है। गुड़िया जब आई तो उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। उसकी आवाज़ में एक गुर्राहट थी। मौलवी, तुम फिर आ गए? उस दिन तो डर के भाग गए थे, आज कहाँ से ताकत मिल गई तुम्हें? देखिए, आप जो भी हैं पहले शांत हो जाइए। हम आपकी पूरी बात सुनेंगे। हम आपको कष्ट देने या फिर परेशान करने नहीं आए हैं। हम आपकी परेशानी को दूर करने आए हैं, जो आप बिटिया के ज़रिए हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तुझे कैसे पता कि हम परेशान हैं? हमें कोई परेशानी नहीं है। जब आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप अपने ही खानदान की बिटिया को क्यों परेशान कर रहे हैं? आखिर ये भी तो आपकी ही बच्ची है। ज़रा सोचिए क्या होगा इसके भविष्य में। फकीर की बात सुनकर गुड़िया एकटक उसे देखने लगी। थोड़ी देर घूरने के बाद उसने बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं क्या करता? कितने सालों से मैं इंतज़ार में था कि इस उम्र में पहुँचे ये, क्योंकि यही एक है जो मुझे महसूस कर सकती है, मुझे देख सकती है। फ़कीर ने फिर किसी तरह बातों में फंसाने की कोशिश की। वो तो ठीक है, लेकिन इस खानदान की बेटी है ये, और आप तो जानते होंगे कि अगर बेटी में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ये बात बाहर पहुंच जाएगी, तो क्या होगा? क्यों आप अपनी ही बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? तो मैं क्या करूं? 100 साल हो गए, अभी तक भटक रहा हूं। किसी ने मेरे बारे में कभी सोचा? जब मुझे मारा गया था तब के बाद किसी ने मेरे मोक्ष के लिए कुछ भी नहीं किया, तो मैं क्यों किसी और की सोचूं? तो आप ही बताइए क्या किया जाए? पूरा परिवार परेशान है। परिवार परेशान है? क्या हुआ पापा? क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ सुमेर भैया? आप लोग इतने डरे क्यों हुए हो? और मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ? और ये फ़कीर बाबा यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फ़कीर ने कहा, कुछ नहीं बिटिया, हम एक पूजा कर रहे हैं। उसमें आपकी ज़रूरत थी, बस 1-2 दिन की पूजा और बची है, वो हम जल्दी ही कर लेंगे। आज की पूजा ख़त्म हुई। जाइए कुछ खा पी लीजिए, कल से आपने कुछ भी नहीं खाया है। फ़कीर की ये बातें सुनकर मेरा माथा फिर एकदम घूम गया। आखिर इसे कैसे पता कि गुड़िया ने कल से कुछ नहीं खाया? खैर फ़कीर उठ गया। वो बाहर निकलने लगा। पापा और मैं बाहर तक उसके साथ गए। शर्मा जी, बिटिया का ज़रा ध्यान रखिएगा। हो सकता है रात में कुछ और उत्पात मचाए। हालांकि बातों से बहुत हद तक मैंने समझने की कोशिश की है। संकेत तो अच्छे दिख रहे हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो कल तक बिटिया को इस पिशाच से छुटकारा मिल जाएगा। पिशाच? पापा चौंक उठे। हाँ शर्मा जी, पिशाच। ये जो भी है आपके घर खानदान का ही है।
आप ज़रा अपनी माताजी से पूछिए कि क्या आपके खानदान में पिछले 100 साल से किसी बच्चे की अकाल मृत्यु हुई थी। शायद आपकी दादी ने या आपकी माँ ने इसके बारे में कुछ बताया हो। अगर कुछ भी बात होती है तो कल के लिए फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुमेर बाबा को छोड़ाओ। अरे नहीं नहीं, मैं चला जाऊँगा, कई जगहों पर जाना है। आप बस बिटिया को संभालिए, आप जाइए। सुमेर, एक काम कर दो, बस मुझे एक पान खिला दो। मैं समझ गया कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहता है। चली चली। पापा के चेहरे पर आव भाव को मैंने देखा तो वो परेशान से अंदर चले गए। सुमेर, तुम्हें क्या लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक ड्रामा है? जी, मैंने ये कब कहा? सुमेर, तुम्हारे दिमाग में इस वक्त जो भी चल रहा है वो सब मुझे पता है। क्या तुम भगवान में यकीन रखते हो? हाँ हाँ, रखता हूँ। तो उसी तरह तुम्हें शैतान में भी यकीन रखना पड़ेगा। शुक्र मनाओ कि गुड़िया पर जिस शैतान का साया है वो बाहर ही नहीं है, नहीं तो अब तक न जाने क्या से क्या हो गया होता। बाबा, गुड़िया ठीक तो हो जाएगी ना? सुमेर, अगर कोई बाहरी साया होता तो उससे सख्ती से भी पेश आ सकता था, लेकिन ये शक्ति घर के भीतर की है। ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकते क्योंकि ताकत में वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। फिलहाल तो आज दिन और रात भर कुछ और खोजना है जिससे इस पिशाच पर काबू पाया जा सके। ये पिशाच क्या होते हैं? जब किसी बच्चे को, जब वो बेहद छोटा होता है तभी मार दिया जाए तो वो पिशाच बन जाता है, जिसे ब्रह्म पिशाच माना जाता है। अच्छा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मैंने अपने खानदान में किसी बच्चे की मौत के बारे में कभी नहीं सुना। नहीं, ऐसा ज़रूर हुआ है। तुम्हारी दादी को ज़रूर पता होगा, पूछना उनसे। और हाँ, गुड़िया के बहुत ज़्यादा करीब मत जाना, तुम पर खतरा हो सकता है। पता नहीं क्यों मैंने ये महसूस किया कि वो तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए ख्याल रखना। जी बाबा, ठीक है, घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले ने चाहा तो कल के बाद फिर कभी परेशानी नहीं आएगी। बाबा, पान तो खा लीजिए। नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ तुमसे बात करनी थी। जाओ, घर जाओ। वो चले गए और मेरे मन में हजारों सवालों के साथ मुझे घर लौटना पड़ा। दरवाजे से जैसे ही घुसा, कानों में कई सारी आवाज़ें सुनाई दी। मैं समझ गया, अंदर एक बार फिर गुड़िया काबू से बाहर हो रही है। मैं घर की तरफ दौड़ा तो आवाज़ आई कि तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं क्या कर सकता हूँ। सब खत्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर बर्बाद हो, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम ही लोग हो। फकीर को क्यों बुलाया? गुड़िया की आवाज़ बिल्कुल किसी मर्द की तरह निकल रही थी। आवाज़ में गुर्राहट और उसे और ज़्यादा डरावना बना रही थी। पूरा परिवार परेशान था, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। खैर, चाचा जी ने हिम्मत की। देखिए, आप जो भी हैं, अगर फकीर को ना बुलाते तो हमें कैसे पता चलता कि आप कौन हैं? तुम मुझसे पूछ लेते, लेकिन हमें थोड़े ही ना पता था। ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। इतना कहते ही गुड़िया बेहोश हो गई। मुश्किल से 30 सेकंड बाद उसने आंखें खोली। माँ, सर में बहुत दर्द है। आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, आप सोई हुई थी और हम सब यहाँ पर बातें कर रहे थे। आप सो जाओ। मैंने चाचा जी की आंखों में दर्द देखा, आंसू बस छलकने ही वाले थे। वो वहाँ से फौरन चले गए। मैं उनका दर्द समझ सकता था। खैर, हम फौरन दादी के पास गए। पापा ने पूछा, माँ, क्या कभी आपने अपने खानदान में सुना है कि किसी बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई हो? नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, मुझे याद आया। दादी का इतना कहते ही सबके चेहरे पर हैरानगी के भाव आ गए। शायद मेरी तरह सब यही सोच रहे थे कि क्या सच में ऐसा होता है। बड़े दादाजी के खानदान में ऐसा हुआ था। उनके दादाजी के सबसे छोटे बेटे को किसी ने जहर देकर मार दिया था,
लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। तुम्हारी दादी ने एक बार इसके बारे में ज़िक्र किया था। पापा ने पूछा, क्या कभी पता चल पाया कि उन्हें किसने मारा था? नहीं, लेकिन कहा जाता है कि घरवालों का ही काम था। खैर, हम लोग दादी के कमरे से बाहर आए। सबकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जब मनुष्य मंगल पर कदम रखने की सोच रहा है, तब ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरानी हो रही थी, पता नहीं किस तरह रात कटी। अगले दिन फ़कीर सुबह फिर आ गया। कल जिस जगह पर गुड़िया को बैठाया था, वहीं पर उसे दोबारा लाया गया। फिर वही नज़ारा एक बार फिर देखने को मिला। गुड़िया बेहद गुस्से में थी, आवाज़ में ज़बरदस्त गुर्राहट थी। फ़कीर के फिर आने से वो बेहद नाराज़ थी, लेकिन फ़कीर की बातों का उस पर गजब का असर हुआ। उसके शरीर पर जिस भी शक्ति का साया था, वो शांत हो गया। फ़कीर ने पूछा, बाबा, हम आपकी भलाई ही चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे किसी भी तरह से मुक्त कर दो। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कई सालों से मैं ये कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी मुझे देख और सुन नहीं पा रहा था। आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? फ़कीर ने पूछा। मंगलवार के दिन गांव में जो माता का मंदिर है, वहाँ पर एक नीम का पेड़ है। हाँ हाँ बाबा, है, पापा ने कहा। वहाँ पर एक लाल लंगोट, एक बोतल शराब और मिठाई चढ़ा देना। ठीक है बाबा, चढ़ा देंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि आप दोबारा इस बच्ची को परेशान नहीं करोगे? फ़कीर, मुझे गुस्सा मत दिला। मैं तो इसी परिवार का हूँ। मैं अपने ही बच्चों को परेशान थोड़ी ना करूँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन अगले मंगलवार को ये हो जाना चाहिए। हो जाएगा बाबा, हो जाएगा। गुड़िया फिर ठीक हो गई, लेकिन हमेशा की तरह उसका दर्द सर से फटा जा रहा था। पूरे शरीर में भी दर्द था। उसे बिस्तर पर लेटा दिया गया। लेटते ही वो सो गई। फ़कीर ने कहा, चलिए, ऊपर वाले की दया से बड़ी मुसीबत नहीं थी। शुक्र मनाइए कि घर की शक्ति ही थी। अगर कोई बाहरी होती तो बेहद मुश्किल होती। अब सब ठीक हो जाएगा और मेरा काम खत्म हुआ। मंगलवार को जो बाबा ने बताया है उसे पूरा कर दीजिए, फिर कुछ नहीं होगा। चलिए बाबा, हमारी भी यही दुआ है कि सब ठीक हो जाए। पापा ने फ़कीर को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। अगले मंगलवार को हमने वही किया जो बताया था। इस घटना को करीब 15 साल बीत चुके थे। गुड़िया बिल्कुल ठीक है। उसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। वो अपने परिवार के साथ मस्त है। फिर कभी उसे ऐसी परेशानी नहीं हुई। लेकिन उस घटना ने पूरी परिवार को सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। हम सब इन बातों को मजाक में उड़ाते थे, लेकिन अब ठीक उसी तरह यकीन करते हैं जैसे भगवान पर। जिस तरह दुनिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की चीज़ों से भरी होती है, उसी तरह भगवान पर यकीन करने वालों को शैतान, या फिर यूँ कहें कि दूसरी शक्तियों पर भी यकीन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे बताइएगा ज़रूर ये कहानी आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।